और आपने इसको ड्रॉ भी किया हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेल वॉल को क्या करती है, सीक्रेट करती है ना। और प्राइमरी सेल वॉल में ग्रोथ नहीं होती, सेकेंडरी सेल वॉल ही ग्रो करती है, ठीक। और वैक्यूल है बाहर, मिडिल लैमेला है ना। तो चलिए नोट करना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, अ सेल वॉल कैन हैव अप टू 3 पार्ट्स। मिडिल लैमेला, तो मिडिल लैमेला इसमें कौन सा है, मैं उसकी भी वो कर देता हूं। मिडिल लैमेला इसमें से ये वाला है, जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, दिस पार्ट एक्चुअली, दिस ब्लैक पार्ट इज मिडिल लैमेला, है ना। तो दो सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस होता है उसको हम मिडिल लैमेला बोलते हैं। तो नोट करेंगे, अ सेल वॉल हैव अप टू 3 पार्ट, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। Next point, middle lamella is a thin amorphous. Middle lamella is a thin amorphous and cementing layer. Thin amorphous, comma thin amorphous. अच्छा amorphous की thin amorphous and cementing layer. Thin amorphous and cementing layer between two adjacent cell. Sir, please repeat it again. Middle lamella is a thin amorphous, thin amorphous and cementing layer between two adjacent cells. Full stop. It is made up of calcium and magnesium pectate. It is made up of calcium magnesium pectate. अब देखो, आपने देखा होगा जैसे कि फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे अमरूद वगैरह देखा होगा कि जब तक वो रॉ है ना, तब तक वो कैसा है कि टाइट होता है, बहुत टाइट होता है। अमरूद कच्चा होता है, खाना भी दिक्कत होता है, इतना टाइट होता है। और जैसे वो पक जाता है तो वो इतना सॉफ्ट हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जब वो पक जाता है तो सेल्स के बीच में जो मिडिल लैमेला होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट होता है ना। और मिडिल लैमेला की वजह से वो इतना हार्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी वॉल and thin and grow with help of Sir, primary wall is thin and grow with help of addition of material. Primary wall have microfibrils made up of cellulose.
primary wall have microfiber made up of cellulose. ठीक है, and the matrix of primary wall contain water, pectin, hemicellulose. Sir, primary wall contains after matrix. ये लिखा तो हुआ है, water, pectin, hemicellulose and glycoprotein. Yes. तो सेलुलोज की माइक्रोफाइब्रिल्स होती हैं और उनके बीच में जो मैट्रिक्स होता है, इस तरह की सेलुलोज की माइक्रोफाइब्रिल्स होती हैं। इन माइक्रोफाइब्रिल्स के बीच में जो मैट्रिक्स भरा होता है, जिससे माइक्रोफाइब्रिल एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, वो मैट्रिक्स वाटर का, पेक्टिन का, हेमिसेलुलोज का और ग्लाइकोप्रोटीन का मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडरी सेल वॉल is produced in mature cells. Secondary cell wall produced in mature cell when cell stop growth. So please repeat it again. Secondary cell wall is produced when cell becomes mature and stop growth. Full stop. Next point. Secondary cell wall is produced. Secondary cell wall is produced inner side to primary wall. Inner side to primary wall by deposition of material, over the surface of existing structure. Next point. Sir, please repeat after primary wall. Inner side to the primary wall. माउना, तुम्हारा इंटरनेट सही नहीं है क्या? No, sir. हाँ, कहाँ से रिपीट करना है? Secondary. No. Yes, sir. Secondary wall is laid inner side to primary wall by deposition of material over the existing structure. Next point. The composition of primary wall is similar to the composition of secondary wall is similar to primary wall. Composition of secondary wall is similar to primary wall.
नेक्स्ट पॉइंट, sometime deposition of material, sometime deposition of material like lignin, which is water permeable, water permeable and suberin, which is impermeable, takes place. तो ये था हमारा क्या, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। ठीक है, समझ में आ गया? सर लिग्निन वाला पॉइंट एक बार समझा दें। क्या क्या? लिग्निन वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। कौन वाला? लिग्निन वाला? Yes. अच्छा देखो क्या होता है ना कि कई बारी क्या होता है कि ये सेल है, इसी सेल के अंदर कुछ कुछ जो सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर यहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है कुछ और मटेरियल डिपॉजिट, वो मटेरियल क्या हो सकता है? तो वो मटेरियल डिपॉजिट होने लिग्निन, तो लिग्निन यहाँ डिपॉजिट हो लगता है। लेकिन लिग्निन डिपॉजिट अगर हो गया तो यहाँ पे काफी मोटा लिग्निन की एक लेयर बन जाती है। लेकिन लिग्निन डिपॉजिट हो जाने के बाद भी सेल में वाटर परमेबिलिटी खत्म नहीं होती है, सेल की भी वाटर परमेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, लेकिन कभी क्या होता है इसमें सुबेरिन डिपॉजिट होता है। अगर सुबेरिन डिपॉजिट हो गया तो वाटर की परमेबिलिटी खत्म हो जाती है, मतलब वाटर अंदर प्रोटोप्लाज्म तक नहीं पहुंच सकता और सेल की डेथ हो जाती है। तो जो वुड होता है ना, वुड में जो सेल्स वुड बनाती हैं वो डेड होती हैं, उनमें सेकेंडरी वॉल के अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। आप समझ आया? यस सर। क्लियर? हाँ ठीक है, तो ये आपको याद क्या रखना है, क्वेश्चन ये है कि लिग्निन वाटर परमेबल होता है लेकिन सुबेरिन वाटर परमेबल नहीं होता। ठीक है? यस सर। ओके, अब देखिए जो दो सेल्स होती हैं, है ना, तो दो सेल्स के बीच में, है ना, तो दो सेल्स के बीच में कुछ सब्सटेंस पाए जाते, कुछ इंटर कनेक्शंस पाए जाते हैं, मैं बता चुका हूं। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? बोलो भाई। सर प्लाज्मोडेस्माटा। वेरी गुड, दो सेल्स के बीच में कुछ इंटर कनेक्शंस पाए जाते हैं, चैनल पाए जाते हैं, जिनके थ्रू सेल के बीच का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, वो उनके बीच का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो आपस में मटेरियल का इंटरचेंज कर सकता है। इस तरह के सब्सटेंसेस को हम लोग, इस तरह के जो स्ट्रक्चर है इनको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा इंटरसेलुलर जंक्शंस होते हैं, ये दो सेल के बीच के जंक्शंस हैं, है ना। अब देखिए, देखो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है आप समझिए, ये हो गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, और ये बीच में डेस्मोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा जिस चीज का बना होता है डेस्मोट्यूब्यूल्स, ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई, है ना, ये एक सेल की ऊपर वाले सेल की बीच में मिडिल लैमेला है, दो सेल के बीच में, दो सेल्स के बीच में मिडिल लैमेला, देखिए ये पहली सेल है और नीचे वाली ये दूसरी सेल है ना। अब दो सेल्स के बीच में ये हो गया मिडिल लैमेला, ऊपर की तरफ ये पहले वाली सेल की प्राइमरी वॉल हो गई, है ना, ये दूसरे वाले सेल की प्राइमरी वॉल हो गई। उसके नीचे क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऊपर वाली सेल की, ये नीचे वाली सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और फिर ये अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। इन दोनों के बीच में एक ये होल जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा एक्चुअली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने होते हैं, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये चैनल लाइक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग डेस्मोट्यूब्यूल कहते हैं, है ना। तो प्लाज्मोडेस्माटा इसके बने होते हैं। क्लियर है? ठीक है, यस सर। देखो तो बनाओगे कैसे, हम बताते हैं कैसे बनाना है। देखो ये दो सेल्स हो गई, है ना, दोनों सेल्स के बीच में क्या बना लो, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, तो दो सेल्स हैं, दो सेल्स के बीच की ये प्राइमरी सेल वॉल इस तरह से बना लो।
ठीक है। आप इसी तरह से दोनों सेल्स के बीच में, है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लो। ठीक है। सर पहले वाले डायग्राम में मिडिल लैमेला प्राइमरी सेल वॉल के अंदर नहीं थी। मिडिल लैमेला प्राइमरी सेल वॉल के अंदर नहीं था। हाँ, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर है। ये है ना प्राइमरी वॉल, ये यस प्लाज्मा सर। मेम्ब्रेन। ये नीचे भी तो है, ग्रीन कलर से जो बना है प्राइमरी सेल वॉल ही तो है। ठीक है, तो ऐसे करके इसको ड्रॉ बना लो, ज्यादा आर्ट नहीं करना है, जल्दी से बनाओ। नहीं सर, लास्ट वाले डायग्राम में मिडिल लैमेला प्राइमरी सेल वॉल के बीच में नहीं था। लास्ट वाले डायग्राम में नहीं नहीं, ये दो सेल के बीच की बात हो रही है ना, ये दो अलग अलग सेल्स के बीच की बात हो रही है। ओके। बट ये तो प्लाज्मोडेस्माटा तो दो सेल के बीच में होंगे ना। यस सर। हाँ, तब एक ये सेल है और दूसरी ये सेल है, ये दो सेल्स हैं ऐसे। एक ये सेल ऊपर की तरफ हो गई और नीचे की तरफ ये एक दूसरी सेल हो गई। इन दोनों सेल के बीच में जो चैनल है इसको हम मिडिल लैमेला बोलते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ऊपर वाले की यस वॉल्स सर। हो गई, नीचे वाले की वॉल्स हो गई। ठीक है, यस सर। सिंपल बना लो जल्दी से। हो गया क्या? सर 1। Yes, sir.
डन। यस सर। चलिए नोट करिए, प्लाज्मोडेस्माटा आर the cytoplasmic bridges cytoplasmic bridges cytoplasmic bridges between adjacent plant cells, between adjacent plant cells. Next one, they form continuity of protoplasm, they form continuity of protoplasm between two cells called symplast, called symplast. तो दो यहां पर जो मटेरियल भरा हुआ है, इस मटेरियल को हम कह रहे हैं सिम्प्लास्ट। इनके दोनों के बीच में मटेरियल जो भरा हुआ है, जो दोनों के प्रोटोप्लाज्म को इंटरकनेक्ट करता है, उस मटेरियल को हम सिम्प्लास्ट कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब सेल वॉल और सेल वॉल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है, जहां ये मिडिल लैमेला है, सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस फॉर्म a non-living part of plant body called apoplasm, Next point, plasmodesmata have a tubular-like extension of endoplasmic reticulum, between two cells called desmotubule, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
क्लियर? ये प्लाज्मोडेस्माटा था हमारा। अब देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत सारे साइंटिस्टों ने स्ट्रक्चर बताया, ठीक है? लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्चुअल स्ट्रक्चर जो आज की डेट में हम जानते हैं, वो सिंगर और निकलसन, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिल करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्चुअल में स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, ठीक है? उन्होंने बताया कि एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे दिखाई देती है। और इस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं? इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। हाँ, वी कॉल दिस मॉडल एज़ अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है? तो देखिए, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर कट करके देखी जाए, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, आज की डेट में इसको मॉडर्न उसमें बायो मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है? तो देखो ये कैसे बनी होती है। आपको ऐसे नहीं बनानी, आपको समझने के लिए मैं 3D डायग्राम दिखा रहा हूँ। तो देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये ऊपर और नीचे 2 ये लिपिड की लेयर्स हैं। इसे हम लोग कहते क्या है? बाइलेयर ऑफ लिपिड। तो ये लिपिड की 2 लेयर पाई जाती हैं। कुछ प्रोटीन बाहर की तरफ सिर्फ मौजूद हैं, जो सिर्फ बाहर की तरफ दिखाई देती है, पूरा अंदर से आर-पार नहीं होती, ट्रैवर्स नहीं करती। इनको पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है? दूसरी आप देख पा रहे हैं कि कुछ प्रोटीन इस पार से उस पार तक जा रही हैं, इनको हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, है ना? कुछ प्रोटीन 2 या बाहर और अंदर तक चैनल का फॉर्मेशन करती है, जिनको हम चैनल प्रोटीन बोलते हैं। ये मटेरियल को अंदर-बाहर आने-जाने के लिए अलाउ करती है, ठीक है ना? अब आप देख पा रहे होंगे कि प्रोटीन के ऊपर, कुछ-कुछ प्रोटीन के ऊपर जो आपकी पेरिफेरल प्रोटीन है, उन प्रोटीन के ऊपर इस तरह से कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी हुई है। या तो कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी होगी और या फिर ग्लाइकोलिपिड, ये लिपिड के ऊपर ये ग्लाइकोलिपिड की, है ना? तो दोनों लिपिड के ऊपर शुगर की चेन लगी है और यहाँ पे प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी हुई है, ठीक है? इसे जिन प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी होती है, उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। जिन लिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, ठीक है? ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरह से चेन लगी हुई होती है। ये काम क्या करते हैं? ये चीजों को रिसीव करने का रिसेप्टर की तरह फंक्शन करती हैं, है ना? तो अब आपको बनाना कैसे है? मैं बताता हूँ आपको बनाना कैसे है। आपको ऐसे बनाना है। इस तरह से लिपिड के मॉलिक्यूल्स बना लेने हैं। इस तरह से गोल-गोल दिखाई दे रहा होगा ना? ये लिपिड के मॉलिक्यूल बना लो। तो लिपिड की एक लेयर हो गई, हेड सबका बाहर की तरफ होगा और टेल सबकी अंदर की तरफ होगी। तो ये देखिए, बाई लेयर ऑफ लिपिड आपकी बन गई, है ना? लिपिड की 2 लेयर बन गई। इस तरह से बना लीजिए। अब इसके बीच में आपको क्या करना है? चैनल प्रोटीन बना लेना है। तो चैनल प्रोटीन बनाने के लिए आप क्या करोगे? चैनल प्रोटीन बनाने के लिए ऐसे इस तरह से बना लो। ये इस तरह से, ये आपको चैनल प्रोटीन, जिसको आप इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन हम लोग बोलते हैं, इस तरह से चैनल प्रोटीन बना लीजिए। दूसरी तरफ फिर से लिपिड की लेयर्स बना लीजिए, इस तरह से, है ना? ठीक है? अब करना क्या है? इसमें से कुछ-कुछ इनके ऊपर, है ना? ये आपकी हो गई लिपिड के ऊपर, ये जो कार्बोहाइड्रेट की वाली, ये ग्लाइकोलिपिड हो गई, है ना? और कुछ आप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बना लीजिए बाहर की तरफ। ये तो इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गई, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ऐसे बना लीजिए, है ना? और इन प्रोटीन के ऊपर भी इस तरह से ये बना लीजिए, है ना? तो ये आपकी क्या हो गई? ग्लाइकोप्रोटीन हो गई, ये आपकी ग्लाइकोलिपिड हो गई और ये आपका लिपिड बाइलेयर हो गया और ये आपका चैनल प्रोटीन हो गई, है ना? ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गई, ठीक है? और इस तरह से एक इंटीग्रल प्रोटीन भी बना लीजिए, इस तरह से इंटीग्रल प्रोटीन। तो आपको बनाना इस तरह से। अब समझ गए होंगे ना आप लोग कैसे बनाना है? समझ आ गया ना? यस सर। तो हमेशा लिपिड का जो टेल होगा वो अंदर की तरफ होगा और हेड होगा ये बाहर की तरफ होगा। जल्दी से बना डालो। जितनी चीजें मैंने बनाई बस उतने बनाना आपको। और इसमें लिपिड में जो बाहर की तरफ ये एंड है, ये वाला जो एंड है, जो हेड वाला है, दिस इज हाइड्रोफिलिक। ये है हाइड्रोफिलिक। और ये वाला जो एंड है, जो टेल वाला एंड है, दिस इज हाइड्रोफोबिक।
नोट कर लिया क्या? एक सेकंड। चलिए नोट करना स्टार्ट कीजिए। डांस हमने कर लिया ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि टर्म किसने दिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया है ना, हु गिवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म। तो ये जो मॉडल था, अगर आपसे कहा जाए कि ड्रॉ, जैसे कि आपके स्कूल में आएगा कि ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ सिंगर एंड निकलसन, तो उसने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसका कहना था कि फ्लूइड की तरह ये लिपिड पड़े होते हैं, उनके बीच में मोज़ेक की तरह ये बीच में बीच-बीच में प्रोटीन्स के पार्टिकल पड़े होते हैं। इस तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देती है। इसीलिए इस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, है ना? ठीक है? तो अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं कि पहले हम लोग इसको बोलते थे क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ, सब एक ही चीज़ है। चाहे आप इसको सेल मेम्ब्रेन बोलिए, आप इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए, आप इसको प्लाज्मोलेमा बोलो। आज की डेट में इसको हम लोग बायो मेम्ब्रेन कहते हैं। ये चारों टर्म एक दूसरे के सिनोनिम्स है। नोट करिए, ऑल मेम्ब्रेन्स वेदर एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की हो, चाहे किसी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो, और चाहे इसकी क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन हो, किसी भी चीज की मेम्ब्रेन हो, ऑल मेम्ब्रेन एक्सटर्नल और इंटरनल आर नाउ कॉल्ड are now called cell membrane or biomembrane, cell membrane or biomembrane. Next point, the average thickness of membrane is 75 angstrom, एवरेज थिकनेस होती है, मतलब 50 से 100 के बीच हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट अंडरलाइन करके लिखेंगे, इट इज selectively permeable for solute, it is selectively permeable for solute but semi permeable, it is selectively permeable for solute but semi permeable for water. Full stop. If it injured, it is repaired. If it injured, it is repaired very fast. Next, composition
of biomembrane. Composition of cell membrane. Lipid 20 to 79%. Lipid 20 to 79%. प्रोटीन डिपेंड करता है 20 to 70%. अलग अलग सेल में लिपिड और प्रोटीन का कंपोनेंट डिपेंड करेगा, किसी में प्रोटीन ज्यादा होगी, किसी में लिपिड ज्यादा होगा. कार्बोहाइड्रेट 1 to 5%. वाटर 20%. तो लिपिड 20 to 79, प्रोटीन 20 to 70, कार्बोहाइड्रेट 1 to 5%, and water 20%. ठीक है. The ratio of full stop. Next point इसी में the ratio of protein and lipid varies. The ratio of protein and lipid varies one membrane to another. One membrane to another. Next, fluid mosaic model. Fluid mosaic model. This is the most recent model of cell membrane. This is the most recent model of cell membrane proposed by Singer and Nicholson in 1972. According to it, membrane is not solid. According to it, membrane is not solid. It is made up of quasi fluid. It is made up of quasi fluid. ठीक है. Next point. Protein floats like iceberg in sea of lipid. जैसे पूरा सी बना है लिपिड का और उसमें आइसबर्ग प्रोटीन के बने हुए हैं और तैर रहे हैं, इस तरह का दिखाई देता है. तो प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड. नेक्स्ट पॉइंट.
The intrinsic protein traverse across membrane they are also called tunnel protein. Next point. Lipid molecule are arranged in lipid molecules are arranged in the form of bilayer. Lipid molecule are arranged in the form of bilayer where the hydrophilic head is outside, where the hydrophilic head is outside and hydrophobic tail is inside. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के लिखेंगे। ओलिगोसैकेराइड, ये जो कार्बोहाइड्रेट होती है, ब्रैकेट में कार्बोहाइड्रेट, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड मैं लिख देता हूं, ओलिगोसैकेराइड chains are found outside of membrane. They gives negative charge. They gives negative charge. They gives negative charge to membrane. Next, function of membrane. अब इसके फंक्शन नोट कर लीजिए, फंक्शन क्या क्या होते हैं फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन। तो फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन में फर्स्ट फंक्शन, दे कॉजेस कंपार्टमेंटलाइजेशन, कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब हुआ कि इसने क्या किया, कंपार्ट बना दिए, एक सेल को दूसरे सेल से अलग करने का काम करते हैं, पहला काम कंपार्टमेंटलाइजेशन। सेकेंड, it protect cell from injury, it protect cell from injury. Next, maintain the flow of material. Next, plasma membrane is selectively permeable. Plasma membrane is selectively permeable
Fifth, cell membrane have receptor, ये कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर की तरह काम करते हैं. Cell membrane have receptor for certain hormone. They have receptor for certain hormone. Six, they have carrier protein for active transport. They have carrier protein for active transport. ठीक है, है ना. और तो ये हो गया. देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जब मेम्ब्रेन के थ्रू दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो ट्रांसपोर्ट दो तरह से होता है, मैं बता देता हूँ. ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट दो तरह से होता है. एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है पैसिव. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, पहले पैसिव वाले बताते हैं. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये आपकी हो गई मेम्ब्रेन, है ना. और यहां पर किसी भी सॉल्यूट का हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और यहां पर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. तो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा मटेरियल का. इसको हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये अपने आप होता है ना. यहां पे आपको किसी भी तरह की एनर्जी. अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट उल्टा होता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यहां पे लो कंसंट्रेशन है और यहां पे हाई कंसंट्रेशन. ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. अब लो से हाई जाना है, उल्टा जाना है, तो उल्टा जाने के लिए तो एनर्जी चाहिए होगी. तो अब ये जाता कैसे, इसमें हेल्प करते हैं यहाँ पे चैनल प्रोटीन. तो चैनल प्रोटीन का यही काम होता है. चैनल प्रोटीन बीच में जो हमने अभी अभी देखा, वो चैनल जो होते हैं, उन्हीं चैनल के थ्रू ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. और यहां पर क्या होता है, इट रिक्वायर एनर्जी. तो यहां पर क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर. एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में. तो एटीपी यहां पे खर्च होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट होता है. क्लियर है ना, सबको समझ में आ गया. यस सर. आप ये डायग्राम ये थोड़ा सा बना लो जो मैंने अभी बनाया है ना, ऐसे नोट कर लीजिए. और बाकी फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट में, जो लोग ट्रांसपोर्ट में होंगे वो पढ़ रहे होंगे, है ना, मॉर्निंग वाले बैच में, सॉरी इवनिंग वाले बैच में. सर कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है? मतलब दो, जैसे आपने, आपके पास एक बड़ा सा हॉल है ना. अब हॉल में आप क्या करते हैं कि हॉल में आप बीच में पर्दा लगा देते हैं, है ना. तो आप क्या कर रहे हैं, पर्दा लगा करके उसको दो पार्ट में डिवाइड कर. तो आपने क्या किया कि चैम्बर बना के दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया. तो एक कंपार्टमेंट रूम को दूसरे रूम से अलग करने का, दैट इज कॉल्ड कंपार्टमेंटाइजेशन.
ओके सर। हो गया? यस सर। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना? सेल वॉल हमारी हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। बाकी ट्रांसपोर्ट वाला पूरा पार्ट जो है हम लोग वो पढ़ेंगे, उसमें फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक? नेक्स्ट क्या है? एनसीईआरटी में तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, पहले मैं एक चीज और बताता हूँ, साइटोसोल या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, है ना, क्या होता है? तो थर्ड इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो खोजा था वो स्ट्रासबर्गर ने खोजा था, ये तो आपको पता है। नहीं पता तो आप नोट कर लो। स्ट्रासबर्गर डिस्कवर्ड साइटोप्लाज्म, है ना? तो साइटोप्लाज्म की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। ठीक है, अब देखो साइटोप्लाज्म दो स्टेट में पाया जाता है ना? नोट करेंगे। इट इज क्लियर फ्लूइड पार्ट, it is clear fluid part तो पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, है ना, कि हमारे पास जो भी सेल के अंदर भरा हुआ है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये जानना जरूरी है। तो सेल के अंदर जो भी मटेरियल भरा है उसको अपन बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब हम क्या करते हैं कि प्रोटोप्लाज्म से क्या क्या निकाल देते हैं, है ना? इससे हम न्यूक्लियस निकालते हैं। ठीक है, इससे हम न्यूक्लियस को निकाल देते हैं। ठीक है? तो अगर हम इससे न्यूक्लियस निकाल देते हैं लेकिन बाकी सब चीज छोड़ देते हैं, तो अब उसमें क्या क्या बचा? उसमें बचा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, है ना, ऑर्गेनेली और सेल इंक्लूजन। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के साथ में देखो, न्यूक्लियस को हम अलग रखते हैं। न्यूक्लियस निकाल दीजिए और न्यूक्लियस के साथ में सेल ऑर्गेनेली, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब निकाल दीजिए। सेल ऑर्गेनेली। तो पहले न्यूक्लियस निकाल दिया, सेल ऑर्गेनेली। अब जो मटेरियल बचा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म भी अभी बिल्कुल क्लियर नहीं, ये है तो हालांकि है तो क्लियर जेल, है ना, लेकिन इसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे क्रिस्टल पले हुए हैं। कैल्शियम के क्रिस्टल, मैग्नीशियम के क्रिस्टल। उन क्रिस्टल को हम लोग कहते हैं सेल इंक्लूजन। तो इसमें क्या पड़ा है? सेल इंक्लूजन, है ना? मैं थोड़ा और क्लियर लिख देता हूं, सेल इंक्लूजन। सेल इंक्लूजन है क्या? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एटीसी, इनके क्रिस्टल। इनको भी अगर निकाल दिया जाए, अब जो क्लियर मटेरियल बना उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म। आप समझिए इस डिफरेंस को। प्रोटोप्लाज्म अलग चीज है, साइटोसोल अलग चीज है, और साइटोप्लाज्म अलग चीज है। अब समझ आया? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो नोट करो। तो साइटोप्लाज्म हम लोग लिख रहे थे। साइटोप्लाज्म
is a general mass of protoplasm excluding nucleus, but including cell inclusions, cytoplasmic matrix, and cell organelle. Next, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, इसी को हम साइटोसोल कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और साइटोसोल is found in two state, sol and gel। ये अपनी स्टेट बदलता रहता है। फाउंड इन टू स्टेट्स, sol and gel। सॉल थोड़ा सा ज्यादा लिक्विड होता है और जेल थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा होता है। जैसे कि आप लोग ये समझ लीजिए कि टोमेटो सॉस और टोमेटो केचप में जो फर्क होता है, तो टोमेटो सॉस तो सॉल कंडीशन में है और टोमेटो जो केचप है वो जेल कंडीशन में है। यही डिफरेंस होता है। तो सॉल और जेल की स्टेट में पाया जाता है। सॉल थोड़ा सा इसमें वाटर ज्यादा होता है और जेल में वाटर का कंटेंट कम होता है। यही डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं, दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे। It contain 90% of water। Next point, it also contain minerals, sugar, amino acid, tRNA, vitamins, enzyme, etc। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? मेम्ब्रेन का बना हुआ वो पूरा सिस्टम, जो कि मेम्ब्रेन का बना हुआ पूरा का पूरा सिस्टम जो कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है, उसको हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, राइट। अब देखो भाई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, देखते हैं।
अब देखिए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। ईआर स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे दिखने वाले स्ट्रक्चर होते हैं। ये दो तरह के पाए जाते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होते हैं जिनके ऊपर यहां पर आप देख पा रहे हैं ये राइबोसोम्स गोल गोल चिपके हुए होते हैं। दूसरे होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनमें ये बाहर की तरफ राइबोसोम नहीं चिपके हुए होते। ठीक है, और ये स्टार्ट होते हैं कहां से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये पीछे की तरफ आखिरी में खत्म होते हैं जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। सो ऐसा माना जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही ओरिजिनेट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। इट वॉज, अच्छा पहले आप डायग्राम बनाओ जल्दी से, क्विक।
हो गया क्या? डन भाई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए नोट कीजिए फिर। इट वॉज independently discovered by Porter एंड थॉमसन। मतलब अलग अलग किया इन्होंने, एक साथ नहीं किया। थॉमसन इंडिपेंडेंटली मतलब दोनों ने अलग अलग किया। इट वॉज इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड बाय पोर्टर एंड थॉमसन। एट वन एंड, नेक्स्ट पॉइंट है, एट वन एंड it is connected with plasma membrane, at one end it is connected with plasma membrane, and at one end it is connected with plasma membrane, and at another end, and at another end it is connected with, and another end it is connected with nuclear envelope. Nuclear envelope. Next point. Normally it forms 32, normally it forms 30 to 60% of, normally it forms 30 to 60% of membrane system, which increases internal surface area 30 to 40 times. 30 to 40 times. They are found more in metabolically active cells. They are found more in metabolically active cells like pancreas and liver. Like pancreas and liver.
नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के लिखेंगे, दे आर नॉट फाउंड इन एग, RBC, embryo cells, and prokaryotic cell. Next, SER, smooth endoplasmic reticulum. नेक्स्ट सब बैठेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER. SER are also called a granular endoplasmic reticulum. They do not bear ribosome. They do not bear ribosome on their surface. They do not bear ribosomes on their surface. Next point. They are found in the cells engaged. They are found in the cells engaged synthesis and storage of glycogen, fat, and sterols. Glycogen, fat, and sterols. Next point. It is also found in leukocytes. Next, RER. Rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum. They bear ribosome on outer surface. Which help in synthesis of polypeptide chain. Full stop. They are found in the cells which are actively engaged in protein synthesis and
secretory activity, protein synthesis and secretory activity. Next point. RER with the help of Golgi complex produces lysosome. अंडरलाइन करेंगे. ठीक है. The function of The same Sorry. point. next point. The the endoplasmic reticulum, the ER are made up of 3 component. Cisternae, second, tubules, and third, vesicles. सिस्टर्ने इस तरह का इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर होता है. इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं. ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं. ये आपस में एक दूसरे से कई सारी जगह से इंटरकनेक्टेड होते हैं, है ना, एक दूसरे से. और इनके ऊपर छोटे-छोटे ये राइबोसोम के ग्रैन्यूल्स लगे हुए होते हैं. ये सिस्टर्ने हो गए. ट्यूब्यूल्स तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस तरह से ग्रैन्यूल्स चिपके होंगे और ये स्मूथ में भी पाए जाते हैं इस तरह के. दे आर ट्यूब्यूल्स. और वेसाइकल्स गोल गोल इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं. तो 3 चीज से मिलकर बने होते हैं, दोनों ही तरह के, मतलब सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल, 3 कंपोनेंट मिलकर के इनका फॉर्मेशन करते हैं. ये भी ओवरऑल क्लियर. नोट कर लिया भाई लोगों? हो गई क्लास कितनी देर के लिए? डन भाई, कर लिया? कुछ तो बोलो भाई. यस सर. ठीक है, तो गोल्गी तक ही रखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे. काफी सारा हो गया यहीं तक, यहाँ तक. नेक्स्ट क्लास में हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे और बाकी का कंपोनेंट पढ़ेंगे. ठीक है, समझ आया? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा सबको? Yes, sir. तुम लोग बोलते नहीं हो बीच बीच में. तुम लोग बोलते नहीं हो तो ऐसा लगता है मैं अकेले ही पढ़ा रहा हूँ, है ना. कुछ बोलते रहा करो, पूछते रहा करो कुछ जो ना समझ में आए. तो 2 वे इंटरेक्शन होता है, वरना सिर्फ ऐसे पढ़ाता है थोड़ा सा बोरिंग सा फील होता है यार, है ना. ठीक है, कुछ Yes, पूछा sir. करो, पढ़ के आया करो, है ना. और जो पढ़ा दो उसको पढ़ लिया करो. ठीक है, राइट. Yes, sir. ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना. चलो बाय बाय. Thank you.